खुश हैं? कहाँ तक तैयारी आप लोगों ने पिछले 4.5 महीनों में पूरी की है बिलॉ की? कुछ भी नहीं किया? खुद कुछ नहीं किया या करने का दिल नहीं किया? करने का दिल ही नहीं किया। आपने कहा आखिरी महीने में सब कुछ रगड़ के रख देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे आखिरी महीने में। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि 3 पेपर्स के साथ जा रहे हैं? माँ सदके जाए, 3 पेपर्स और आखिरी महीने में लैंडिंग। कैसा फील कर रहे हैं? ज़बरदस्त फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक सा फील कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी महीने में जब आप लोग लैंड करते हैं तो क्या कोई मोटिवेशन जागती है कि अब तो मैंने पेपर पास करके रहना है? उम्मीद है। चल एक और सवाल पूछता हूँ, अभी तक बिजनेस लॉ को कितना लिख के तैयार किया? सारा लिख के तैयार किया है? पक्की बात है। कितने टेस्ट दिए होंगे? एक आधा मिड दिया। और चलें, कितने बच्चों ने 5 टेस्ट दिए हैं अभी तक? 1 2 4 5 6 7, कंफर्म नहीं है, 7 10 भी नहीं है। कितने बच्चों ने 4 तक टेस्ट दिए हैं? 7 8। कितने बच्चों ने 1 टेस्ट दिया? पूरे सेमेस्टर के अंदर किसी बच्चे ने कोई टेस्ट ना दिया हो? किसी बच्चे ने कोई टेस्ट ना दिया हो, 0 टेस्ट वाला बैठा हुआ है। देखिए, अगर आप लोग आए हैं सीखने के लिए आए हैं तो फिर बताएं। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो आप अपना मर्ज साथ लेकर आते हैं, अदरवाइज वो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा। तो जब तक आप मुझे अपना मर्ज बताएंगे नहीं। देखिए, इसमें शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि हम के मुसाफिर हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया? हाथ खड़ा करें, कर दें खड़ा, कोई इसमें वो नहीं है, शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही। शुरू करते हैं कहानी को। चैप्टर 2 के अभी आप लोग कॉन्सेप्ट्स लेके तशरीफ लाए हैं। तो क्या सीखा चैप्टर नंबर 2 में? एक ऑफर होती है, एक अदद एक्सेप्टेंस होती है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस में अगर मैं कंसिडरेशन ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? और अगर एग्रीमेंट के साथ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट। इतनी बातें आती हैं, डन। सीन ऐसा है कि ICAP 3 तरह के सवाल पूछता है। जरा बता सकते हैं, आप लोगों ने ओरिएंटेशन में भी इसके ऊपर डिस्कस किया होगा। 3 तरह के सवाल कौन से होते हैं? पहली कैटेगरी कौन सी होती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड? सिंपल डेफिनेशन मांगी है, सिंपल एक स्टेटमेंट मांगी है और आपने सिंपल उसका जवाब दे देना। इसमें कोई आपने अपने पास से रॉकेट साइंस ऐड नहीं करनी। सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है मिस? सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? सीम्स लॉजिकल। ये सीम्स लॉजिकल क्या है? मांग वो रटा ही रहा है, मगर उसने ऊपर एक सिनेरियो सा क्रिएट कर दिया है कि भाई इस सिनेरियो के अंदर रहते हुए मुझे रटे वाली चीज को बता के दो। थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? लॉजिकल को एक्सप्लेन करें। लॉजिकल इज सिचुएशन बना के दिया उसने, आपको एक पूरी केस स्टडी निकाल दी है और आपसे कहा गया है कि आपने पहले इसमें लॉ बताना है। लॉ बताने के बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है एंड एट द एंड आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। ये डिसीजन मेकिंग क्या होती है? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? एनीवन? एनीवन? डिसीजन मेकिंग इज नॉट अपनी राय देना। डिसीजन मेकिंग जो सवाल ने रिक्वायरमेंट रखी है उसके मुताबिक उसको बताना कि वेदर ये चीज़ ऐसे हो सकती है या ऐसे नहीं हो सकती। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक सवाल है, आपको एक सिनेरियो दे दिया और उसके एंड पे वो कहता है कि यार मुझे बताओ कि क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो क्या ये टाइप 1 सवाल है? नहीं, रटा नहीं है। क्या टाइप 2 सवाल है? नहीं।
आपसे डिसीजन मेकिंग करवा रहा है, आपको एक कानूनी हैसियत देके वो ये पूछ रहा है कि यार बताओ, तुम्हारे सामने क्लाइंट खड़ा है, क्या तुम इसमें से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे या नहीं निकालोगे। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, इसको साबित करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पिछली नॉलेज होनी चाहिए। तो उस नॉलेज को आपने रिलेट करना है किसके साथ, सिनेरियो के साथ। और तीसरी हेडिंग में आपने बताना है कि क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, दो जगह पे। या तो वो लॉ बताएंगे नहीं। अच्छा, लॉ क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि आता नहीं होगा, क्योंकि आता नहीं होगा। या लॉ बताते बताते उसको ऐसे घुमा के एक्सप्लेन, आप एंड के ऊपर जो उसका फैसला है नहीं बता पाते। डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट है, आप वो नहीं देते जो उसने आपसे एक्चुअल डिमांड किया है कि बताओ कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो इस क्लास के अंदर और इससे ऑनवर्ड्स हम लोगों ने सीखना यही है कि आईकैप एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर देखें, कंटेंट आपके पास है, दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं, 6 महीने 4 महीने 5 महीने आप लोग तैयारी कर करके थक गए हैं, उम्मीद तो कुछ ऐसी ही है, अल्लाह करे। तो वो 3 घंटे आपके 6 महीने को डिटरमिन कर रहे होते हैं। ये क्लास बेसिकली उन 3 घंटों को टैकल कैसे करना है उसको टारगेट करेगी, इस अजम्पशन के साथ कि आपको कंटेंट आता है। शुरू करते हैं आज का एरिया, चैप्टर 2 टाइप 1 क्वेश्चंस, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस। ये क्या लिखा हुआ जनाब, जस्ट राइट द लॉ। खामोशी से सिर्फ क्या लिख देना है, लॉ। तो क्या हमें बी लॉ में क्रैमिंग करनी चाहिए? क्या सब कुछ क्रैम करना चाहिए? नो नो, सब कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस शुड बी क्रैम्ड। व्हाट शुड बी क्रैम्ड? डेफिनेशंस शुड बी क्रैम्ड। आईकैप का कोई भी पेपर हो, बी लॉ हो, सी लॉ हो, ऑडिट हो, थ्योरी का कोई भी पेपर हो, जहाँ पे डेफिनेशंस आती हैं वहाँ पे आईकैप थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है। वो कहता है कि बच्चे को कुछ आए ना आए, उसको डेफिनेशंस लाजमी आनी चाहिए। तो अगर तो सवाल ने डेफिनेशन डिमांड की है तो आपको वो वर्ड बाय वर्ड याद रखनी है, उसमें कोई दूसरी गुंजाइश आपके लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सेप्टेंस। इसको जब आप लोग डिफाइन करने जाएंगे तो आप क्या डिफाइन करेंगे? अगर आपने क्रैम नहीं किया हुआ, अगर आपने बुक की वर्डिंग को क्रैम नहीं किया हुआ, तो हर बंदे की अपनी अंग्रेजी होगी, हर बंदे की अपनी ग्रामर होगी, हर बंदा उसको अपने से चाहेगा। तो कैप का जो एग्जामिनर है, क्या वो उलझेगा नहीं आपकी अंग्रेजी को बार बार पढ़ते हुए? ऐसा है कि नहीं? तो डेफिनेशंस शुड बी क्रैम्ड अप। हाँ, उसके अलावा अगर कोई सवाल आ जाए, जिस तरह चैप्टर 2 में से वो कहता है कि जनाब बताएं ऑफर के एसेंशियल्स, लिखें ऑफर के एसेंशियल्स। वहाँ पे अगर आप लोगों ने वर्ड बाय वर्ड क्रैम नहीं भी किया हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं। वहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में है, वहाँ पर अगर आपको लिखना आता है, तो आप उसको अपने आसान अल्फाज के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। तो हर चीज़ को क्रैम करना है? नहीं। किसको क्रैम करना है? और बाकियों को आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, मगर एक शर्त है, एक प्री कंडीशन है। बता सकते हैं क्या? एनीवन? क्या कंडीशन हो सकती है? एनीवन? आप में से कोई भी? कुछ कीवर्ड्स, अच्छा, और कुछ 70% तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहे, और कुछ लॉ की जो वर्डिंग है उसको घुमा फिरा के इस तरह ना डिलीवर करें कि लॉ ही बदल जाए। यस, क्योंकि हम लोग क्या पैदाइशी अंग्रेज़ हैं? नहीं, हमारी अंग्रेज़ी माठी है, और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी इंग्लिश क्या है? माठी है, इतनी अच्छी नहीं है। एक्सेप्शंस कैन बी देयर, मगर इतनी ख़ास सब बच्चों की अच्छी नहीं होगी।
तो अगर आप उसको वर्ड बाय वर्ड क्रैम करना नहीं भी चाहते, ना करें। अगर अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर वन थिंग कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, अदरवाइज क्या होगा, लॉ की पूरी सेंस ही चेंज हो जाती है। लॉ एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। अगर आपका वर्ड लेफ्ट राइट हुआ तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता, पूरा का पूरा 180 डिग्री पे मोल्ड खाता। तो अगर आपको कंफर्म है, इफ़ यू आर डैम श्योर अबाउट योर सेल्फ कि यार मुझे ग्रामेटिकली मैं साउंड हूँ और मैं चीज़ लिख सकता हूँ, तो आपको वर्ड बाय वर्ड क्रैम करने की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ यू आर नॉट दैट मच श्योर, तो फिर क्या हमें रिस्क। इसके बाद जो बाकी हमारे पास 3 सवाल बचते हैं, ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिएगा काइंडली। टू रीड कर लिया, हो गया रीड। अब ये लास्ट रीड करें। उसने कुछ नहीं किया, 200 पकड़ा और जोड़ के 1 बना दिया। का क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड? हाँ जी, टाइम लिमिट क्या है, को रिवोक नहीं कर सकते? एक्सेप्टेंस। और हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड? टॉपिक ऑन रेवोकेशन। दोनों को जोड़ के आपने पहले क्या बताना है, रेवोकेशन वाली बात, और उसके बाद टाइम फ्रेम वाली बात। पहले ये बता दिया एग्जाम में, शीट पे पहले आपने इसकी 4 बातें बता दी, लाइन छोड़ी, आपने पूरा का पूरा कर दिया, उसके साथ टाइम फ्रेम डिस्कस कर दिया। यहां पे मुझे बताइए मार्क्स कब और कैसे कट सकते हैं? क्या एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को नहीं आता? आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, एग्जाम में जाकर ना बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, या वहाँ पे बैठ के ना आपको अपना लॉ बनाना याद आता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, मैं एक नया लॉ डेवलप कर सकता हूँ। ये काम नहीं करना। जितनी अच्छी तैयारी आज इस टाइम पीरियड में रहते हुए कर लेंगे, 1 महीना रह गया, बल्कि उससे भी कम रह गया शायद, तो एग्ज़ाम में बैठ के आपको वो वाली तंगी नहीं होगी। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह करना, यू हैव टू जस्ट राइट द लॉ। अब आ जाए जरा सीम्स लॉजिकल पे, इस चैप्टर के सीम्स लॉजिकल सवाल। यहां पे क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले सिंपल रेफरेंस देना है, और जो सवाल ने आपको कहानी बताई है उस कहानी को थोड़ा सा उस रेलेवेंट लॉ के साथ आपने अटैच कर देना। जो आपने रटा लगाया होगा उसको आपने एंड के ऊपर एज इट इज प्रोड्यूस कर देना। अब आते हैं मजे के सवाल, देखते हैं। मुराद ने ऑफर किया सनम को कि भाई 4 लाख रुपया और गाड़ी। सनम ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली और उसने क्या भेजा, 1.5 लाख विद अ प्रॉमिस टू पे कि भाई बाकी मैं 62,500 रुपये के हिसाब से किस्तों में उसको अवेलेबल कर दूंगी। बताइए क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? क्यों नहीं? एग्जाम में क्या लिखेंगे? 3 सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले किस चीज से इसको स्टार्ट करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपने बताना है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, और क्यों नहीं है बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसका रेलेवेंट लॉ क्या है। तो इसमें क्या मसला है? एक ऑफर हुई है, चलें बारी बारी चलते हैं। क्या 2 पार्टीज हैं? क्या एक वैलिड ऑफर है? क्या गाड़ी बेचना इलीगल है? क्या गाड़ी के अगेंस्ट कंसिडरेशन आ रही है? तो पार्टीज भी 2 हैं। अच्छा, क्या पार्टीज की फ्री कंसेंट खराब की गई है? नहीं। एक अच्छी ऑफर हुई है, एक अच्छी एक्सेप्टेंस हो गई है, गाड़ी भी है, पैसे भी हैं,
मसला कहाँ पर आया? उसने एक्सेप्टेंस करते टाइम अपनी कंडीशन फ्री में ऐड कर दी कि भाई अभी 1.5 लाख है और बाकी 62,500 रुपये की क्या दूंगी, किस्तें दूंगी। अच्छा, कंडीशन कौन ऐड कर सकता है? ऑफरर। कौन ऐड कर सकता था? कौन ऐड कर रही है? इस तरह की एक्सेप्टेंस जिसमें वो अपनी कंडीशन ऐड कर दे उसको क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। एक और भी नाम होता है इसका, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसको लिख लें कहीं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ये वर्ड नजर आएगा, वहां पे फिर आप लोग परेशान होंगे कि सर ये वर्ड कहां से आ गया। नाम क्या है? ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें प्रोमिजी या ऑफरी अपनी कोई कंडीशन ऐड कर दे, इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो सर जी बेशक एक अच्छी ऑफर है, बेशक पार्टीज फ्री कॉन्सेंसस में है, बेशक कंसिडरेशन भी है, और क्या गाड़ी बेचना इलीगल है? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट इलीगल हो गया? नहीं। फ्री कॉन्सेंट भी है, मगर एक्सेप्टेंस क्या हो गई है? कंडीशनल, जिसकी वजह बन गया है काउंटर ऑफर। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये सारी बातें विद इन लॉ लिख देनी है। उसके बाद आपने सिनेरियो को सामने रखते हुए इसका जवाब देना है कि भाई ये ऊपर वाली रीजंस की वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्प्रिंग 20 पढ़िएगा, स्प्रिंग 20 रीड कीजिएगा। स्प्रिंग 20। सवाल कुछ सेम सा नहीं है ना? ऊपर मुराद है, नीचे कौन है? बतूल। ऊपर गाड़ी है, नीचे क्या है? फ्लैट। ऊपर सनम है, नीचे क्या है? ऊपर 4 लाख है, नीचे क्या है? ऊपर 62,500, नीचे क्या है? इससे साबित क्या होता है? आई कैप के पास पेपर्स को एग्जाम में जाने से पहले अटेम्प्ट करके लाजमी जाना है। अप्रॉक्सीमेटली हर अटेम्प्ट में 10, 15, 20 नंबर का पेपर पुराने पेपर्स में से आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। अभी की बात कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, ये कब आया था? उसके बाद कब आया? 22 में। तो जिसने इसको और इसको तैयार किया था, क्या उसका 22 वाला सवाल सही नहीं हुआ होगा? जब आप 22 की, फर्ज करें आप लोग ऑटम 22 की अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं, जब आपने तैयारी की होगी तो आपने ये दोनों सवालों को हाथ से लिखा होगा। तो जब आपको एग्जाम में यही 2 सवाल इकट्ठे एक सवाल की शक्ल में नजर आ गए, 5 नंबर दे रहे हैं, तो क्या आप लोग 5 नंबर में से 4, 4.5, पौने 5 नंबर हासिल नहीं कर सकते? हाँ या ना? इससे साबित क्या होता? क्लास पेपर्स की प्रैक्टिस पढ़ लिया है, आई कैप में जाके एक ही दफा छक्का मार देंगे, फिर भिगो के मारता है। अच्छा जी, आगे आ जाए। ये सवाल स्प्रिंग 16। मुझे आपने सिर्फ टॉपिक बताना है कि किस टॉपिक का सवाल है। एक्सेप्टेंस का। अच्छा, सवाल मैं पढ़ देता हूं। बदर, हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स, सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय सैलरी पे होगा। जब एम्प्लॉय है इसका मतलब क्या है कि वो सैलरी ले रहा है। इसका मतलब है कि उसको किसी एडिशनल काम के लिए अलग से कंसिडरेशन देना ज़रूरी है। ये पॉइंट ज़हन में होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days।
जाने के बाद बदर ने एडवर्टाइज कर दिया ये आफ्ताब के जाने के बाद कि जो कोई भी मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा मैं क्या दूंगा उसको 20,000। जो कोई भी। ऑफर जनरल या स्पेसिफिक? जनरल। उसने आफ्ताब का नाम लेके कहा है कि अगर आफ्ताब लेकर आएगा तो मैं उसको 20,000 रुपया दूंगा। ये जनरल ऑफर है। आफ्ताब इसके बारे में क्या था? अच्छा, जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? जो बंदा अवेयर है वही करेगा। आफ्ताब भाई क्या थे? अनअवेयर ऑफ द एडवर्टिजमेंट। उन्होंने क्या किया? घोड़े ट्रेस किया। बाद में उनको पता चला कि यार इसके ऊपर क्या भी था, अवार्ड भी था, और वो आ गए क्लेम करने के लिए। निकली ऑफर का तीर कमान से निकला। ये तीर जा रहा है, ये आफ्ताब खड़ा हुआ है, ये गुजर गया, उसको छुआ। क्या ऑफर पहुंची है? हिट हुई है? तो जब ऑफर ही नहीं पहुंची तो क्या ऑफर एक्सेप्ट हुई होगी? जब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुई तो क्या एग्रीमेंट बना? क्या कॉन्ट्रैक्ट बना होगा? क्या ये लायबल होगा? तो एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने वो रेलेवेंट लॉ बता देना है जिसकी बेस पे ये सवाल उठाया है आई कैप ने। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस के लिए क्या जरूरी है? ऑफर का कम्युनिकेट होना। ये बता दिया। फिर आपने इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड करके अपने कुछ अल्फाजों को ऐड किया कि भाई ये जो है वो इसका एम्प्लॉई है, ये सैलरी लेता होगा, इसने पैसे दिए हैं, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई है, ये जनरल ऑफर थी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बातें आपने लिख दी। एंड के ऊपर आपने क्या देना है? फैसला। वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। तो लिखेंगे कैसे? आफ्ताब वुड नॉट बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ। ये लिखने में मुश्किल है। ये लफ्ज, ये लाइन नहीं लिख कर आएंगे ना 1.5 नंबर नहीं मिलना, क्योंकि लॉ बता दिया, हल्का सा एक्सप्लेन भी कर दिया, मगर जो चीज़ उसने असल में मांगी है क्या आप उसको वो बताएंगे? जब तक वो बताएंगे नहीं सवाल का दायरा पूरा ख़त्म नहीं होगा। ये सवाल पढ़िएगा। हाँ जी, आई कैम्प है ना। फिर बदर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, घोड़ा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, और आफ्ताब हैज बीन एम्प्लॉय बाय बॉडीगार्ड। 20,000 बाय, बाकी कहानी वही है। अब अगेन अज्यूम कि आप इस अटेम्प्ट में थे, अगर ये हाथ से गुजारा होता तो क्या ये 2 नंबर ना आते? 2 नंबर आते पूरे? क्या 2 नंबर कम है? क्या 48 में फेल होते हैं बच्चे? क्या आप लोग पहले हुए? तो 2 नंबर किया जानो रमेश बाबू। अच्छा जी, ये थे हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर के सीम्स लॉजिकल सवाल। अब आए टाइप 3 पे, प्योर लॉजिकल। यहां पे एक रूल होता है एलईडी। क्या रूल होता है? एलईडी। एल बोले तो लॉ, ई बोले तो, और डी बोले तो जैसे ये। इसको सामने रखते हुए अगर आप लोग अपना केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे ना तो ड्रैग नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे इनको पता होता कि सवाल का एग्जाम हॉल में बैठ के वो पैनिक हुए होते हैं कि लिखना कैसे, लिखना क्या है। पहला सवाल होता है कि लिखना क्या है। फर्स्ट करें वो दिमाग में आ भी जाए तो लिखना कैसे वो समझ नहीं आ रही होती। और एंड पे क्या होता है? टाइम शॉर्ट या पेपर फेल। ये एक सवाल है जो कि एक वर्क एग्जाम्पल है। सवाल रीड करें।
हाँ जी, नेगेटिव कंफर्मेशन। सवाल पढ़ लेते हैं। मिस्टर सिब्बी रोट अ लेटर टू मिस्टर और ऑफर की, आई वॉन्ट टू डिलीवर यू 4 किलो इफ यू आर एग्रीड टू पे अ प्राइस ऑफ 80। अच्छा, मैंगोज बेचना इलीगल होंगे ना? नहीं, पक्की बात है ना? एज यू नो दैट नेचर मैंगो इज अ, ये पेरिशेबल क्या होती है? जो जल्दी खराब हो जाए। देयरफॉर आफ्टर वेटिंग फॉर योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 3 days आई विल सप्लाई मैंगो इवन इफ योर लेटर इज नॉट। तुम अगर खामोश भी हो तो मैं ये चीज़ें तुम तक भिजवा दूंगा। खामोशी को वो एक्सेप्टेंस मान रहा है। नेगेटिव कंफर्मेशन तो ये अलाउ होती होगी ना? पक्की बात है, कायम रहेंगे इस बात पे। एज द रेट ऑफर्ड बाय मी इज क्वाइट लो, और तुम्हें ये क्या होगा? बेनिफिशियल। आई वुड श्योरली अज्यूम दैट यू हैव नो प्रॉब्लम इन पेइंग दैट अमाउंट। हाउएवर इफ यू डू वांट टू रिजेक्ट माय ऑफर ड्यू कम्युनिकेट विद इन, यानी कि 3 दिनों में अगर तुमने रिजेक्ट नहीं की तो बाय डिफॉल्ट क्या है वो? क्या ये रूल है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं, ये अपनी तरफ से ऐड कर रहा है। रिक्वायरमेंट पढ़े। स्पेसिफाई करेंगे क्या इस वाली ऑफर में कोई मसला है और क्या ये करेक्ट ऑफर है या नहीं। हमारा रूल क्या था? LED। लॉ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाई दैट ऑफर कैन नॉट बी मेड इन द सिनेरियो, यानी कि अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पढ़ें। पहले लॉ बता दिया और उसके बाद आपने सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दिया अपने आसान अल्फाज में। एंड भी क्या देना है? अगर मैं यहाँ तक छोड़ के आ जाऊँ तो मुझे मार्क्स मिलने चाहिए? अपने ईमान से बताइएगा। Therefore, it would not be graded as a proper offer in the context of Contract Act. चलिए, अगर आपको थीम समझ आ गई हो तो स्प्रिंग 22 का सवाल देखिएगा ज़रा। मैंने कुछ वर्ड्स को रेड भी किया हुआ है आपके सहूलत के लिए। सवाल पढ़ लिया? चलिए ज़रा मुझे बारी बारी बताइएगा, ऑफरर कौन है? ऑफरर कौन है भाई? तो इतने परेशान क्यों हैं? पानी मंगवा दूं? HL कौन है? ऑब्जेक्ट क्या है? उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन डिसाइडेड है। ऑफरी कौन है? BT। ऑफरी को मैं एक्सेप्टर कह सकता हूं? तो ऑब्जेक्ट तो टीवी है मगर प्राइस डिसाइडेड नहीं है। वो कहता है यहाँ 10% या 15% का डिस्काउंट। तो जब सामान डिलीवर हो गया तो वो डिमांड क्या कर रहा है? 15%। और वो कहता है सॉरी मैं ये 15 की डिस्काउंट आपको नहीं दे सकता। मुझे इतना बता दें कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना? पक्की बात है, क्योंकि कंसिडरेशन सर्टन नहीं है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो किसी तरह की ब्रीच हुई है? ये ब्रीच क्या होती है? ब्रीच किसे कहते हैं? भाग जाना, छोड़ देना, पीछे हट जाना। तो अगर एक पार्टी बैकआउट कर रही है, परफॉर्मेंस को नहीं कर, क्या है? ये ब्रीच भी कोई काबिल कबूल नहीं। तो 3 नंबर के लिए सबसे पहले क्या लॉ, किस चीज का टॉपिक क्या है कि ये चीज सर्टन। उसके बाद इसको हल्का सा आपने क्या कर देना है? एक्सप्लेन। और एंड के ऊपर डिसीजन देंगे कि भाई BT इज नॉट लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
स्प्रिंग उन्नीस पढ़ें। आपके पास पेपर पेन तो होना चाहिए, है ना? 5 मिनट लें, जरा लिखें तो सही सवाल को। आप जरा लिखें, मैं फिर रैंडम बेसिस के ऊपर कुछ रजिस्टर पकड़ूँ आपका। मैं देखता हूँ आपकी लिखाई कहाँ तक जाती है। आप कहेंगे सर हाथ दर्द हो रहा है, सर पेन में ही ख़त्म हो गई है, सर रजिस्टर मेरी जो है वो घर रह गया है। मैं तभी साइड पे हो गया। आगे आ जाओ, खड़े होकर चेक कर लो, आपको नजर नहीं आ रहा तो किताब है, बुक खोल लो यार। अगर आपके पास बुक है तो मैंने रेफरेंस दिया स्प्रिंग 19 का पार्ट बी का सेकंड। अगर आपको देखने में इशू हो रहा है तो किताब तो आपके आई विश आप लोगों से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं ना, वो कह रहे नहीं किया जा सकता। थीम वही रखनी। अच्छा एक चीज़ है, सवाल 2 नंबर का हो, 3 नंबर का, 6 नंबर का या 10 नंबर का, थीम वही होनी चाहिए। पेज 97 कौन सा वाला वर्जन है? किताब कौन सी है भाई के पास? 13th एडिशन में पेज 97 पे ये सवाल पाया जाएगा। जल्दी कर लें, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है। ये तो हो गया, नोट कर लिया वैसे आपने। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और है। जी जी सेंस नहीं बन रही। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा रिप्लाई? एग्जाम में शॉर्ट लिखेंगी आप? मैंने तो पूरा जवाब मांगा।
रुक जाएं, बस 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 बहुत हो गया। रैंडम बेसिस पे पिक एंड चूज कर लेते हैं, कोई से 5 बच्चे। द वन विद ब्लू शर्ट हैविंग अ ब्लैक कैप, द वन विद ब्लैक शर्ट हैविंग अ ब्लू कैप। हो गया? लिखना है अभी? लिख लो, तो 2 मिनट और ले लें जब सारे। हो गया प्यारे बच्चों? तर लिया या अभी तर रहे हैं? तभी तर रहे हैं, जल्दी से तर लें, 2 नंबर था सवाल था, अब तो बड़े हो जाएं। यही तो इस क्लास का हुस्न है कि जिस काम से आप लोग भागते नहीं हैं, आपको इस कमरे में बंद करवा के वही काम आपसे करवाना है। वो नहीं होता मुर्गियों को हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं, तो ये डब्बा दिखाओ यार। हाँ जी, एक सैम्पल बेस हमारे पास वॉलंटियर। चलें इसको डिस्कस करने से पहले ज़रा इसका आंसर देखते हैं, देन आई विल कम टू द सॉल्यूशन। सवाल ये है कि क्या आदिल लायबल है? क्यों नहीं है, भी देख लेते हैं। Ahmed being interested in purchasing Adil's DHA property send him this letter on Yakam March. लेटर में क्या है? I have heard that you are selling your DHA property. I am very much interested in purchasing it. Will you please consider selling the same to me? What is the highest price you have been offered so far? ये ऑफर है? फिर ये क्या है? कौन कौन मानने को तैयार है कि ऑफर है? एनीवन। अगर आप लोगों के सामने हाथ खड़ा कर भी देंगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा। किसी कोई ऑफर लग रही है? पक्की गल? फिर ना कहना तो ये ऑफर नहीं है। रिप्लाई, हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी इज, क्या ये ऑफर है? ये सिर्फ उसका क्या है? जवाब। एक और खत आया, आई एग्री टू बाय योर प्रॉपर्टी फॉर, क्या ये ऑफर है? ये ऑफर है, ये ऑफर है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 2 पार्टीज हैं, प्रॉपर्टी सर्टन है, अब अमाउंट क्या हो गई है? ऊपर तक अमाउंट सर्टन नहीं थी। सब्सिक्वेंटली उसके ऑफर को इग्नोर करते हुए आदिल को एक और जगह से ऑफर आई 38 मिलियन की, हामिद भाई ने भेजी और उसने प्रॉपर्टी हामिद भाई के हवाले कर दी। क्या ये कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट हुई थी? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना था? तो क्या लायबिलिटी राइज होगी? नहीं। अब लिखना कैसे था? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। द फर्स्ट लेटर फ्रॉम अहमद, एक काम करें ज़रा अपना खुद ही से एक दफ़ा रिव्यू करें पहले, उसके बाद मैं करता हूँ। द फर्स्ट लेटर फ्रॉम अहमद एंड आदिल्स रिस्पॉन्स ऑन इट मेनली आस्किंग द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। एक में था इंफॉर्मेशन डिमांड करना और एक में था उसको जवाब देना। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की सर्कुलेशन थी और उसका जवाब था, वो कोई ऑफर। हाँ जी, और आई क्या आप क्या अज्यूम करेगा कि आप लोगों ने
मर्जी है आपकी। द सेकेंड लेटर फ्रॉम अहमद रिप्लाई वॉज इटसेल्फ एन, बेसिकली सवाल की थीम ही यही है कि ऑफर में और सर्कुलेशन में डिफरेंस बताना। सिंस दिस ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय, तो कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट अकॉर्डिंगली, चूंकि कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो क्या कोई लायबिलिटी अराइज होगी? सवाल 2 नंबर का थोड़ा सा अनफेयर है, 3 नंबर तक का हो तो गुजारा है। अब जरा मुझे पहले आप भी चेक करवाएं ना, आपने क्या फारसी लिखी है? हाँ जी, कोई लाइबिलिटी नहीं है, देयर इज नो लाइबिलिटी। अगर वो हम को बंगलो बेच दे, लाइबिलिटी कोई भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा जी, एक सेकंड यार, लो। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब आप लोगों की मिस्टेक्स, द ऑफर इज लायबल टू लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट if he has accepted and acceptance has been communicated, if he has accepted and acceptance has been communicated, ये लाइन ही गलत है, to the offerer. In this case, if Adil had accepted the offer and his acceptance has been communicated, आपने पहले एक्टिव वॉइस में किया फिर आपने उसको वॉइस में कर दिया, then he is liable to legal obligation of the contract, सिरे से गलत है। ये 2 में से 0.5 देगा, वो भी आपको माइनस में। एक और मेरे पास आया हुआ था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय ऑफरी इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। अच्छा जी, इन दिस केस अहमद ऑफर आदिल टू सेल हिज DHA प्रॉपर्टी बट अहमद कैन नॉट रिप्लाई टू आदिल। वो ऑफर हुई नहीं थी, वो ऑफर हुई नहीं थी, तो जवाब आपका यहीं से गलत होना शुरू हो जाएगा। तो आगे वो पढ़ने की जहमत ही नहीं करेगा। और कोई एनीवन वॉलंटियर? लॉ कौन सा आएगा? कम्युनिकेशन वाला, वो वाला, वो भी आएगा, और दूसरा इनविटेशन टू ऑफर वाला आएगा, इनविटेशन टू ऑफर वाला आएगा। अच्छा जी, एक और जवाब आया मेरे पास SBI के एक फटे हुए कागज के ऊपर। अब जरा सुन, अहमद ऑफर काउंटर ऑफर टू आदिल, ये किसका है वैसे कागज? ये किसका? जुमला गौर से सुनिएगा, अहमद ऑफर काउंटर ऑफर टू आदिल, काउंटर ऑफर को ऑफर किया जा रहा है। हंसे मत, आप लोगों के भी ब्लंडर्स यही हैं, शर्मिंदा हो सारे। हाँ जी, किसका है यार? ये आपका है, तो शर्मा क्यों रहे हो यार? सीखने वाली बात है ये इनविटेशन टू ऑफर है। आदिल हैड राइट टू चूज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ही कैन चूज। द इंक्वायरी, इंक्वायरी की स्पेलिंग क्या होता है सर? ये कौन है? स्पेलिंग क्या होता है? कौन सा इंक्वायरी आपका ई से स्टार्ट होता है? ये कहाँ के आप अंग्रेज हैं? The enquiry of price is not an offer. The acceptance must be absolute and unconditional. In this scenario, देखिए आपने जो लॉ लिखने की कोशिश की है ना, वही गलत लिख गए। इनविटेशन टू ऑफर वाली बात लिखनी थी कि वो और ऑफर में फ़र्क क्या है। या आप इस तरह स्टार्ट करते हैं कि भाई इस लेटर में इनविटेशन है, दूसरे लेटर में उस इनविटेशन का जवाब था, तीसरे में ऑफर हुई है, इसके अगेंस्ट कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, देयरफॉर वो कोई लायबिलिटी नहीं रखता। ये वाला पॉइंट था, बस सिंपल सा। द आदिल इज द आदिल, कोई ख़ास आदिल है? द आदिल, ये दा आई कैब में दा नहीं लगाना, ये आप लोग ना वो पंजाबी वाला दा लगा रहे हैं। कोई एक सेकंड, हौसला, मन सब्रुन ऑलरेडी हैं। अच्छा जी, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
Offer must be revoked if the offer is not accepted by the offeree. In this scenario, Ahmed make an offer to Adil, but Adil does offer तो हुई नहीं भाई, ये किसका है? सर अहमद ऑफर तो कर रहा है कि यानी कि 36 मिलियन में मुझे बेंगलोर दे दो। तो ऊपर वाली बात किसकी बतानी थी? पहले वो बात तो क्लियर करें, फिर नीचे वाली बात आएगी ना। आपने वो बात खा ली है, तो 2 नंबर में से आप 1 नंबर तो खा गए। लेकिन आपने तो कहा था पहले लिखना ही था। तो पहली बात जो आ रही है वो ये वाली आ रही है ना, इनविटेशन टू ऑफर वाली। पहले उसका लॉ तो बता दें। उन्होंने ये लाइन छोड़ के सेंटर से स्टार्ट किया हुआ। जो असल थीम है इस सवाल की, वो थीम क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। वो नहीं बताई भाई ने। इन दिस सिनेरियो अहमद मेक एन ऑफर टू आदिल बट आदिल डज नॉट एक्सेप्ट। ऊपर वाली बात पूरी खा गए, अगली बात सही लिखी हुई है। इसका According to the Contract Act 1972, an invitation of an offer is not merely an offer itself, ठीक है। As per the scenario in the first letter, Ahmed was asking for his intention of selling property, to which Adil replied with quotation good. Ahmed in second reply agreed to buy but Adil did not replied, so the offer has not been accepted. बेहतरीन। Therefore, there is no liability to Adil if towards Ahmed he wants to sell to Hamid। एंड से थोड़ा सा ग्रामेटिकल इश्यूज है, अदरवाइज ठीक है। या शायद लिखते हुए आप मिक्स कर गए हो, एंडिंग देखना होगा इसकी। ये किसका? इन दिस केस, सुनिए या सुनिए, ये गलतियां आप लोग करते हैं एग्जाम में। इन दिस केस अहमद मेड एन ऑफर बट आदिल डिड नॉट एक्सेप्ट इट। वो तो आपने खुद काटा हुआ। तो अगर चीज़ कटी हुई है तो फिर आगे वाला चेक करेगा उसको। चले, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। वो सही काटा हुआ आपने। इन दिस केस अहमद मेड एन ऑफर बट आदिल डिड नॉट एक्सेप्ट इट। नहीं, अब बहुत आउट है, बहुत ही आउट है। ये किसका है यार? ये किसका था? रेलेवेंट लीगल प्रोविजन, इन्विटेशन ऑफ ऑफर। यार सुन लोगे, इन्विटेशन ऑफ ऑफर इज नॉट द ऑफर एंड रिस्पॉन्स टू दैट ऑफर इज ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टेंस। आदिल हैड गिवन द इन्विटेशन ऑफ DHA प्रॉपर्टी ऑफ ₹35 मिलियन। ये डबल ऑफ आ रहा है। Ahmed then offered property to be bought of ₹36 million, but Adil suited another price for 38 million। घुमा दिया, चीज़ आती है मगर ना वो लूप नहीं बन पा रहा। ये इशूज़ हैं, 2 दफ़ा आप ऑफ यूज़ कर रही हैं, फिर एंड के अंदर भी आपने वही बात को नीचे फिर से रिपीट करने की कोशिश की है, तो मज़ा नहीं आया। किसका था ये? किसका था? अल्लाह रखा। ही किसका था? नहीं मैंने, अच्छा ये हो गया। चले एक काम करें, ये सवाल तो एक दफ़ा ट्राई करें, जल्दी करें। ये आखिरी सवाल है आज का। नहीं एक सेकंड, लिखिएगा मत, वैसे ट्राई करें। थक गए ना आप लोग भाई। ये 12 दे जाएंगे तो कामयाबी आप नहीं है। ये किसका था? किसमें? पता नहीं, मैंने आपसे पूछना। फिश मार्केट, ठीक है। ये किसका था? गुड। ये क्या है? चिट्ठी भी इससे अच्छी होती है। क्या है? किसका है ये? हाथ तो खड़ा करे। गुड मॉर्निंग सर।
ये तो लैब्स वाली बात कर रहे हैं। हाँ, इनविटेशन टू ऑफर, काउंटर ऑफर तो था ही नहीं, कोई काउंटर नहीं। 2 खत ऐसे हैं जिसमें एक में इंफॉर्मेशन है और एक में उसका जवाब है, ऑफर है, कोई काउंटर नहीं है उसमें। ऐसा तो हो सकता है कि इसको केली केली लाइन के साथ कमेंट करते जाएं, इस लाइन में इसने ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। प्रीवियस पार्ट यार आप लोग नर्सरी के बच्चे हैं या प्रेप के? लग भी रहा है ये देखने इस तरह के कागज। यही किसका है? ये किसका था? और भाई किसका है ये? जो नाम यूज होते हैं ना हमेशा, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आपने कई जगह में स्मॉल लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, मगर आप उसकी रूह तक पहुंच गए थे। ये लास्ट किसका? और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल लास्ट पर। इसमें वो पॉइंट खा गए हो, इनविटेशन टू ऑफर वाला, वो वर्ड भी यूज़ नहीं किया आपने कहीं। इनविटेशन टू ऑफर वाला वर्ड भी यूज़ नहीं हुआ। वो थीम ही मिसिंग है। अगली बात कर गए हो मगर ऊपर वाली बात खा गए हो, तो फिर आधे से भी आधे नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 का आधा, एक का आधा। मगर ये देखे ना, इम्प्रूवमेंट इसी का नाम है। जब तक आप अपना मर्ज नहीं देंगे इलाज नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई बीच में हंसी मजाक हो जाता है तो इसमें माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज आपका हो रहा है तो कल किसी और का भी होगा। मगर ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। ये किसका? ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। आपने बहुत ही स्क्वीज़ कर दिया, थोड़ा सा इलेबोरेट ज़्यादा करो, बहुत ही ज़्यादा। बस फिलहाल बस इस सवाल पे आ जाए। हाँ जी, इस सवाल में क्या हो रहा है? पोस्टल टाइमलाइन समझ आती है? अब चलते हैं। ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम ऑफर्ड बाय अ लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू ₹4। गाजी ने लेटर रिसीव किया कब? तो 5 वाले दिन क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई है? तो 3 को क्या हुआ? 3 को क्या ऑफर कम्युनिकेट हुई है, एक्सेप्ट हुई है, पोस्ट हुई, क्या हुई है? ऑन 6 सितंबर गाजी पोस्ट द लेटर ऑफ। कौन पोस्ट कर रहा है? बाउंड कौन होगा? और पहुंच कब रहा है? यहाँ पे कौन बाउंड होगा? सलीम ने रेवोकेशन भेजी 5 तारीख को, जो कि कब मिल रही है? 7 को मिल रही है। कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? 6 को। तो क्या ये 7 वाली रेवोकेशन मानी जाएगी? ये सवाल क्या घर से लिख के सुबह आ सकते हैं? पक्की गल? सोच लो। इसका सलूशन एक दफ़ा तस्वीर खींच लें, एटलीस्ट तस्वीर खींच लें। अच्छा, आप लोग जिस ग्रुप में ऐड हैं, ग्रुप में तो सारे ऐड है ना, ग्रुप के अंदर जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है उसमें आज के इन तमाम स्लाइड्स की PDF अटैच्ड है, ऑलरेडी अवेलेबल है।